बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 38 है इस बुक का। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में है। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप ये देखें कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स का जिक्र आएगा। एक वेरिएबल को आप x और दूसरे वेरिएबल को y समझ लेंगे। तो इसमें जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हों तो आप देखिएगा कि यहाँ दो तरह की चीज़ें होंगी या दो ग्रुप्स होंगे। तो एक ग्रुप या एक तरह की चीज़ के लिए x वेरिएबल और दूसरी चीज़ या दूसरे ग्रुप के लिए y वेरिएबल का यूज़ कर लेंगे। If the mean weight of 200 fathers is 140 pounds with standard deviation of 6 pounds, कह रहे हैं कि 200 फादर्स हैं, उनका जो मीन है वो 140 पॉइंट्स है। मीन का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो मीन 140 यानी 200 फादर्स जो हैं उनका मीन 140 है और इन्हीं 200 फादर का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। ये एक लाइन में हमें बात पता चली। एंड द मीन वेट ऑफ देयर यंगेस्ट सन्स इज 142 पॉइंट्स विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8 पॉइंट्स। कह रहा कि जो 200 फादर हैं तो इन 200 लोगों के जो यंगेस्ट सन है यानी इनके जो छोटे बेटे हैं उनका मीन, ये मीन लिखा हुआ है, उनका मीन 142 है और इन यंगेस्ट सन का स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है। तो यानी पहली लाइन में ये पता चला कि पहली लाइन में आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं फादर के, और दूसरी और ये तीसरी लाइन में आपको मीन दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है किनका, सन्स का। तो यानी एक वेरिएबल आप x फादर के लिए यूज कर लीजिए और दूसरा वेरिएबल y आप सन्स के लिए, क्योंकि हमारे जो पहली लाइन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है उनका ताल्लुक फादर के वेट के साथ है और दूसरे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का ताल्लुक सन्स के वेट के साथ है। इसलिए हम फादर के लिए x और सन्स के लिए y का यूज करेंगे। तो इसमें ये करेंगे, आप आधे में लाइन लगा लीजिए, फादर्स एक साइड पे और दूसरी साइड पे सन्स, क्योंकि एक वेरिएबल का ताल्लुक फादर और दूसरे वेरिएबल का ताल्लुक सन के साथ है। फादर्स के लिए मैंने x यूज किया है और सन्स के लिए y का यूज किया है। आपकी मर्जी है, आप ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि आप फादर के लिए y भी कर सकते हैं और सन के लिए फिर x कर लेंगे। लेकिन अभी मैंने फादर का के लिए x रखा है तो इस हिसाब से मैं काम करूंगा। अच्छा, ये क्योंकि फादर का मीन 140 था ना तो इसको x बार कहा है, और फादर्स की स्टैंडर्ड डेविएशन 6 थी उसको sx कहा है। इसी तरह सन्स का मीन y बार और सन का स्टैंडर्ड डेविएशन sy। फिर हमें आगे ये कह रहे थे कि द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम इज 0.9। कह रहे हैं जो फादर और सन है इनके जो वेट्स हैं उनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो 0.9 आपको बताया गया है, तो उसको हम r कहते हैं। तो हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की नोटेशन r होती है, दिस इज 0.9। फिर हमसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि एस्टिमेट द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। आप टू रिग्रेशन इक्वेशंस मालूम कीजिए, तो इसलिए मैंने लिखा है टू रिग्रेशन इक्वेशंस, क्वेश्चन मार्क किया, इसको मैंने सोल्यूशन में जाते हैं। अच्छा, अब क्योंकि टू रिग्रेशन इक्वेशन है तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अब आपको जो डेटा आपने एक्सट्रैक्ट किया ना, ये डेटा बिल्कुल आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 32 और 33 की तरह, जो हमने इससे पहले लेक्चर में ये काम इससे बात की है। तो क्वेश्चन नंबर 32 और 33 का जो डेटा था वो भी बिल्कुल जो इंफॉर्मेशन थी वो इतनी थी, ठीक है। तो क्योंकि 32 और 33 में भी हमें टू रिग्रेशंस दी गई थी और यही इंफॉर्मेशन इस तरह की दी गई थी, तो हमने यहाँ आधे में लाइन लगाई थी। आप इस क्वेश्चन में भी 38 में भी जब सोल्यूशन में आएंगे ना, सोल्यूशन में मैं से बात करता हूँ मैंने ये क्या किया, सोल्यूशन में आप जब आएंगे तो आप आधे में लाइन लगाएंगे, ये इस तरह से ये सारा काम लिखेंगे, ये सारी चीज लिखेंगे, क्योंकि b का फार्मूला और a का फार्मूला भी लिखना पड़ेगा आपको। अब मैंने सिर्फ इस साइड पर काम कर दिया है क्योंकि इससे पहले लेक्चर में मैंने b और a की वैल्यूज मालूम नहीं की थी, आपको भी मालूम करो को कही थी, लेकिन इस बार मैं b और a की वैल्यूज भी मालूम करता हूं ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो थोड़ा कम हो जाए। तो ये साइड में करूंगा, और अगर किसी को ये हो ये साइड कर ली किसी ने तो फिर ये खुद में खुद कर लेंगे, इससे उतना मसला नहीं है। तो मैं इस पर बात करता हूँ y ऑन x के लिए। तो ये जो b और a है जी, इन b और a के, तो आपने जब सोल्यूशन में आना है ना यहाँ पर, तो आधे में लाइन लगानी है और ये सारी चीज लिखनी है। अब मैं इस काम को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये b और a के जो फार्मूला है मैंने यहाँ लिखे हैं, b का फार्मूला और a का यही वही फार्मूला जो मैं दिखा रहा था आपको, r sy s x की, ये r
एस वाई और एस एक्स ये तीनों वैल्यूज यहाँ पुट की हैं, बी का ये आंसर आ गया। ए का फार्मूला इसमें वाई बार एक्स बार वो जी ऊपर दिए हुए थे, ये पुट किए, बी ये पहले ही आया हुआ था, ये पुट किया, ए का भी ये आंसर आ गया। तो फिर आपने ये ए और बी जो दोनों हैं ये अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देने हैं। तो मैंने ये किया है जी, द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज वाई हैट इक्वल टू ए की वैल्यू प्लस बी एक्स। अच्छा इधर एक और बात है, ये बुक वाले ने ये किया है कि उन्होंने -26 राइट साइड पे लिखा है, उन्होंने ये किया है कि 1.2x -126 कर दिया है। तो वो आपकी मर्जी है, चाहे आप यूं लिखें या बुक में जो आंसर है उस तरह से लिख लें, कोई मसला नहीं है, दोनों एक ही बात है। मैंने ये वैल्यूज पुट किया ना अपने इस इक्वेशन के हिसाब से पुट किया, ए पहले लिखा हुआ था तो मैंने ए की वैल्यू पहले यहाँ लिखी है, तो कोई पाबंदी नहीं है इसमें, आप 1.2x -26 भी कर सकते हैं। अच्छा ये हो गया जी। फिर ये जो बी और ए है ये बिल्कुल अब आप कर लेंगे, आर की और इस दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए, बी आएगा, ए के फार्मूला में वैल्यूज पुट करें और ए बी जब आ जाएंगे तो वहां पुट करेंगे। अच्छा जो आगे क्वेश्चन है इससे वो आपने खुद करना है। इस क्वेश्चन के अंदर भी दो तरह के ग्रुप्स हैं, मैंने ये इसको अंडरलाइन कर दिया है। जो हमारा पहला ग्रुप है वो एनिमल फीडिंग स्टफ से ताल्लुक रखता है। तो एनिमल फीडिंग स्टफ के लिए ये 120 मीन दिया गया है और ये 10 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। तो फीड आप आधे में लाइन लगाएंगे और फीडिंग स्टफ यहाँ लिखिए, उसके लिए x का, और दूसरा जो है वो है जी हमारा होम ग्रोन ओट्स। तो यहाँ आप ओट्स लिख दीजिए, ओट्स के लिए आप y का यूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं वो फीडिंग स्टफ के और ये होम ग्रोन ओट्स के दिए गए हैं। तो ये 120 मीन है जी, इसको आप x बार कह लेंगे, ये 10 स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसे आप एस एक्स कह लेंगे। जबकि दूसरा जो ग्रुप है इसका ये जो 100 है ये है मीन, तो इसको आप वाई बार कह लेंगे और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को आप एस वाई कह लेंगे। जबकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम ये तो आर है 0.8, और यहाँ पर भी वही काम करना है कि कंस्ट्रक्ट द रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। बिल्कुल यही काम करना है जिससे पहले लेक्चर में, इससे पहले क्वेश्चन में हमने बात की है। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह की दी गई है जी। ये जो क्वेश्चन है ये भी इससे पहले लेक्चर में मैंने हिंट्स दिए थे आपको, तो इससे मैं इनकी वैल्यूज ही मालूम कर लूंगा। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन था इससे, ये जी क्वेश्चन नंबर 36, ये आपको हिंट्स फार्मूला लेकर दिखाए थे, हिंट्स दिए थे, लेकिन मैं इस बार भी इसको करूंगा, मुकम्मल कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी है, इस तरह के सम्स दिए हैं हमें, और ये क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे ये सारी चीज देकर, इस तरह की इंफॉर्मेशन देकर, शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। आपने एक चीज साबित करनी है क्या, कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर जो है वो क्या है जी, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का। तो ये लाइन क्या मतलब बताती है, इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, जो दी गई थी वो मैंने लिखी है यहाँ पर, ये सारी ये डेटा में बताया गया था, और ये जो मैंने दोबारा लाइन लिख दी है कि जो चीज़ हमें शो करनी है, शो दैट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये हमें पता होगा यकीनन कि ये आर होती है, और जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं ये होते हैं जी बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई। अभी जो मैं आपको दो रिग्रेशन इक्वेशंस दिखा रहा था उनके अंदर आने वाले जो बी हैं उन दोनों को कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि आप ये साबित करें या ये शो करें कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में आर कह रहा हूं, लिहाजा मैं यहां पर लिखूंगा आर इज ज्योमेट्रिक मीन। तो यानी ये जो लाइन है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन, उसका मतलब यहां तक हो गया, आर इज ज्योमेट्रिक मीन। आगे है ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, तो ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, तो वो जो लाइन है इंग्लिश में लिखी हुई उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, जरा सा हल्का सा मैंने इसको नोटेशंस में कन्वर्ट किया है। अब दोबारा मैंने आर लिखा, इक्वल लिखा। अब जी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू बीस, तो दो चीजों का ज्योमेट्रिक मीन वो कैसे आता है उसकी मैं मिसाल देता हूं। अगर मेरे पास दो नंबर है 4 और 2, इनका ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, तो इसका तरीका यह है कि इनका ज्योमेट्रिक मीन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेज़ टू पावर 1/2।
ये पावर 2 इसलिए लिखी है यहाँ पर 1/2 क्योंकि इनकी तादाद 2 है, ये 2 नंबर है, ऐसे यहाँ पर 2 आ रहा है, और ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, ये 1/2 क्या होती है, ये स्क्वायर रूट होती है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 2। तो जब 2 नंबर होंगे उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं पावर में 1/2, और 1/2 लिखे या स्क्वायर रूट लिखे की बात होती है। तो क्योंकि अभी आपको ज्योमेट्रिक मीन इन दो बी का है, तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, इट मीन्स कि इन दोनों को इसी तरह से जैसे स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया गया है, तो स्क्वायर रूट और ये दोनों बी आ जाएंगे। ये डॉट का मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ आप प्लस माइनस 2 साइंस देखेंगे, ठीक है, ये लाजमी लिखने हैं आपने। अब आपने ये शो करना है कि ये चीज ऐसे है, यानी आपने आर की वैल्यू भी मालूम करनी है, इन दोनों बी की वैल्यू भी मालूम करनी है, और तीनों वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, और ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी दोनों साइडें आपस में इक्वल साबित करनी है आपने। तो जो जिस तरह का आपको ये डेटा दिया गया है उस लिहाज से आर का फार्मूला ये यूज करेंगे। ये जो दोनों बी आ रहे हैं, बी के फार्मूला आपको ये यूज करने हैं, ये भी मैंने इससे पहले लेक्चर में लिखे हैं। अच्छा, आर के फार्मूला में जो ऊपर का पूरा सम है ये आपको -100 दे दिया गया है, तो मैंने इस सारे की जगह -100 लिखा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट आ गया। ये चीज जरा कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ये है हमारे पास समेशन x - x बार स्क्वायर, और ये थोड़ा सा समेशन गैप देकर लिख लीजिए आप। मैंने इससे पहले लेक्चर में यहाँ ब्रैकेट्स का यूज किया था, तो इस बार मैंने ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया, ये समेशन पहले मुझसे वो मिस हो गई थी, तो यहाँ जगह कम है, तो यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा गैप देकर समेशन y - y बार होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कि ये ब्रैकेट ऐसा, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे। तो अब क्योंकि ये जो नीचे वाली पूरी सम है, ये समेशन x - x बार होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको 80 बताई गई है, तो ये 80 और ये y का जो ये 170 दोनों अपनी जगह यहाँ मैंने ये पुट किए, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए, और आंसर जो आएगा 100 को आंसर में डिवाइड करिए, आपको आंसर मिलेगा -0.85, यानी आर का आंसर ये आ रहा है। तो जो इससे पहले लेक्चर था उसमें भी आपने इसी तरह से वैल्यूज पुट करनी है, आर का आंसर मालूम करना है। रह गए ये दोनों बी का ये फार्मूला है जी, बी के फार्मूला में भी ऊपर की चीज सेम है जो आर में आ रही है, तो लिहाजा ऊपर दोनों की जगह -100 आ गया। ये नीचे वाला सम जो है जी, ये वही है, फिर ये 80 अपनी जगह यहाँ पुट किया, इसको डिवाइड किया, दिस इज -1.25। इस बी में y है, तो y का 170 है जी, वो यहाँ पुट किया, 100 से डिवाइड किया, -0.588। अब r की b की वैल्यूज आ चुकी है न्यूमेरिकल फॉर्म में, इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। देखिए फार्मूला जब आप लिखेंगे ना ये नोटेशन वाइज, तो प्लस माइनस दोनों साइन यूज करने हैं, लेकिन वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो उस टाइम पर आपने इन दोनों में से एक साइन लेना है। वो साइन कौन सा लेंगे? अब b जो है ना, b के आंसर्स देखिए, b के आंसर दोनों माइनस के हैं, और ऐसा ही होगा, अगर एक b माइनस का आ रहा है ना, तो दूसरा b भी माइनस का ही होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने एक b का आंसर माइनस का निकाला और दूसरे b का आंसर प्लस का आ गया, तो वो काम गलत होगा। एक बात याद रखिए कि सेम डेटा के ऊपर r का और इन दोनों b का, इन तीनों के साइंस सेम होते हैं। या तो ये तीनों माइनस के होंगे जिस तरह के माइनस के आ रहे हैं, या ये तीनों प्लस के होंगे। सेम डेटा के ऊपर ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक चीज माइनस के आए दूसरी प्लस के आए, फिर वो काम गलत होगा। अच्छा, तो क्योंकि हमारे r और ये दोनों भी माइनस के आ रहे हैं, तो अब जब वैल्यूज पुट करेंगे, इसमें मैंने लिखा है पुट वैल्यूज इन 1, तो उस टाइम पर आपने ये जो स्क्वायर रूट के साथ माइनस प्लस है ना, इनमें से सिर्फ माइनस का साइन यूज करना है अभी, क्योंकि हमारे भी माइनस के हैं। तो मैंने स्क्वायर रूट के साथ माइनस का साइन लिख दिया, प्लस का नहीं लिखा। अगर मेरे ये तीनों प्लस के होते तो फिर माइनस का साइन मैं स्किप कर देता, मैं उसको यूज ना करता, सिर्फ मैं प्लस का साइन यहाँ यूज करता। अभी क्योंकि माइनस के हैं तो माइनस का यूज किया। अंदर जी ये दोनों बी की वैल्यूज ये दोनों यहाँ पुट कर दी, ये मैंने पुट किया जी। और आर, ये जो आर आ रहा है, तो आर की वैल्यू ये माइनस समथिंग है, ये यहाँ पर मैंने ये पुट किया है। तो जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस साइज प्लस हो जाएगा। जो प्रोडक्ट जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लीजिए। ये आंसर मैंने लिखा है यहाँ पर, इसका स्क्वायर रूट मैंने किया, तो स्क्वायर रूट ये आर की वैल्यू ये चली आ रही है, और ये दोनों बी की वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट करके ये देखा कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो रही हैं। तो आर की वैल्यू -0.857 और ये जो दोनों बी की वैल्यूज हैं इनका स्क्वायर रूट सॉल्व होकर ये भी -8.57 आ रहा है। तो ये आपस में कैंसिल होकर 1 = 1, हेंस 1 इज वेरीफाइड, यानी कि ये चीज वेरीफाई हो गई है। तो साबित ये हुआ कि सेम डेटा के ऊपर जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स।
क्वेश्चन नंबर 41 और 42 ये आपने खुद करने हैं। इनमें आपको एक्स और वाई दो वेरिएबल दोनों में बताए गए हैं और यही चीज साबित करने को कहा गया है। तो इसमें आपने ये करना है कि इसी क्वेश्चन की तरह जिस तरह मैंने आर की वैल्यू मालूम की है और दोनों बी की वैल्यू मालूम की है, तो अब आपने अपने डेटा में से आर और दोनों बी की वैल्यूज मालूम करनी है इस डेटा के लिए। तो कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूं। आपने इस तरह का काम, ये जो पहले हमने देखा है ना एक्स वाई कॉलम थे, ये 3 कॉलम आपने बनाने हैं जी इस क्वेश्चन में। आपने दोनों में ही, बल्कि ये 2 कॉलम तो दिए हुए ना, ये 3 कॉलम बनाएंगे आप और आर का ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आर का ये फार्मूला जिस तरह यहां पर ये मैंने वैल्यूज पुट की है, आर का आंसर मालूम किया है, आपने दोनों क्वेश्चन में आर का आंसर मालूम करना है। तो आर का आंसर जब आ जाएगा आपके पास तो फिर इस तरह का आर की यहां तक आप पहुंचाएंगे। रह गए बी। बी का फार्मूला भी आपने देखा है इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में आपने बी का फार्मूला भी देखा है। वो रिग्रेशन के केस में आप देखिए, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। ये जी ये दोनों बी के फार्मूला ये भी हम पहले रिग्रेशन के सेक्शन में देख चुके हैं, लेकिन मैंने दोबारा लिख दिए हैं, जरा आमने सामने लिखने आसानी हो जाएगी देखने में। अच्छा, इधर भी आर के फार्मूला में जो ऊपर की चीज है वो बी के फार्मूला में भी सेम है इस फॉर्म में। तो नीचे के जो सम्स है ना, ये दोनों जो हैं ये आर के फार्मूला में आ रहे थे, लेकिन स्क्वायर रूट के साथ आ रहे थे। तो अब आपको इन्हीं 3 कॉलम्स की ही इन्हीं वैल्यूज की मदद से ही बी मालूम हो जाएंगे। ये जो सम सारे आ रहे हैं ना, ये इन 5 कॉलम में मौजूद हैं। तो ये 5 जो सम है ये आप अपनी सारी जगह पुट करेंगे, बी आ जाएंगे। क्योंकि ऐसे ऐसा काम हम करते रहे हैं, तो आप करें, जो बी आ जाएंगे तो फिर आप यहां तक पहुंच जाएंगे। यानी जिस तरह से बी की वैल्यूज हैं आपकी भी वैल्यूज आ जाएंगी। तो फिर आपने आगे ऐसे ही लिखना है, पुट ये रिलेशन लिखेंगे इस तरह का और पुट वैल्यूज इन 1 कहकर वैल्यूज पुट करेंगे। तो बिल्कुल इसी इन्हीं लाइंस के ऊपर आपने ये एंड पे लिख देना है, हेंस वेरीफाइड। दोनों साइड आपकी इक्वल आएंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।